अच्छा, क्या हाँ, बात। 5 साल तक हम साथ थे। अच्छा अच्छा कहना शुरू करिए। जी। नमस्कार श्रोताओं, आज है सोमवार और एक बार फिर वक्त है हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिएगा। जी सर, कैसा लग रहा है आपको आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर? अच्छा लग रहा है। अपना अपना आकाशवाणी है, अपना स्टूडियो है, जी। तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है सर, हाथ थोड़ा सा नीचे रखिएगा क्योंकि अपन फिर हिलाते तो वो आवाज भी कैच कर लेता है ये। अच्छा, तो ये थोड़ा आगे आगे चेयर कर। आगे कर हाँ, दीजिए सर, थोड़ी सी। एक बस बस शुरू कर दे रिकॉर्डिंग। नमस्कार श्रोताओं, आज है सोमवार और आज फिर एक बार आपके लिए हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम इनसे मिलिए। जी हाँ, ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये कोई आम मुलाकात नहीं। आप हमारे इस सेगमेंट में कुछ खास लोगों से मिलते हैं जिन्होंने देश में खासा नाम कमाया, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र। बोलूँगी 1 नंबर माइक लें। ये वाला। अच्छा नहीं सर, अच्छी नहीं आ रही मैडम आपकी। अच्छा। आवाज आ रही है बट अच्छी नहीं आ रही, तो शायद माइक में कुछ दिक्कत हो सकती है। हेलो, अब देखो भावना। अब देखो। नमस्कार श्रोताओं, अभी ठीक है? ये लगा लीजिए ना, आपको पता लगता रहेगा। नहीं सर, ये तो अगर अपन कोई फोन इन ले रहे हैं या फिर अपन लाइव प्रोग्राम। अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है। हेलो, तो इसमें इसलिए लगाने का फायदा नहीं होता सर। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, करें। नमस्कार श्रोताओं, आज है सोमवार। एक बार फिर है हमारा कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे आप सुनते हैं हर सोमवार रात्रि 9 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन खास शख्सियतों से जिन्होंने देश में खासा नाम कमाया, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, संगीत या फिर साहित्य या फिर खेलकूद। आज एक ऐसी विभूति को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिनको सुनने के लिए न जाने कितने लोग बेकरार रहते हैं, क्योंकि जब ये लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि साहित्य के स्तंभ को किसी ने मुंह दे दिया हो, मुख दे दिया हो, और इनका एक एक शब्द सुनने के लिए हम हमेशा आतुर रहते हैं। आकाशवाणी कोशिश करता है कि इन साहित्यिक स्तंभों को आपसे रूबरू कराए, क्योंकि इनका काम, इनका नाम आप सब बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो शायद आपने ना अखबार में पढ़े होंगे, ना कभी किसी दूरदर्शन या किसी अन्य चैनल पर सुने होंगे। आज ये खास मुलाकात हम कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल से। आप पद्मश्री हैं। बहुत गर्व की बात है कि हमारे आकाशवाणी में ये विभूतियाँ आती हैं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं। अब जब हम नाम लेते हैं पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल का, एक बड़ा हस्ताक्षर साहित्य के क्षेत्र में। क्या आप जानते हैं कि हमारे चंद्र प्रकाश जी ने बीएससी किया, एमएससी किया और फिर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और फिर आपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया। बताइए, बिल्कुल मुख्तलिफ विज्ञान, एक अलग सोच, एक अलग विचारधारा, और वही विज्ञान के क्षेत्र में जो इतना काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो नौकरी भी इसी क्षेत्र में कर रहे हैं, फिर उनका दिमागी मोड़ साहित्य की ओर, और साहित्य में इतना जगमगाया ये सितारा कि आज वो हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो को सुशोभित कर रहे हैं। सबसे पहले हम पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है। आपका शुरुआत में मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि हम आपकी यात्रा का जो सफ़र है वो शुरू करना चाहते हैं आपके साहित्य की खोज से। हमें बताइए डॉक्टर चंद्र प्रकाश कि जो शब्द हैं, जो शब्दों की वानगी है, ये शब्दों का संसार है, ये आपको किस उम्र से आकर्षित करने लगा? देखिए, ये सामान्यतः एक ऐसा सवाल होता है जिससे हर एक लेखक का साबका पड़ता है। जी।
मुझे भी कई बार ये पता लगा कि मेरे भीतर जो अवचेतन में कुछ चीज़ें पल रही थी जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, तब मुझे लगा कि ये काव्य के संस्कार या कविता के संस्कार या साहित्य का संस्कार का बीजारोपण मुझ में कैसे हुआ। जी। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, उदयपुर ज़िले के वल्लभनगर तहसील का गोटीफा गांव है। तो बहुत छोटा, अभी भी कोई ज़्यादा बस्ती नहीं है वहाँ, न ज़्यादा सुविधाएं थीं। छोटा सा गांव अपनी गतमत में डूबा हुआ। लोग किसान या लोग अपने पशुपालन का काम करते। तो वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बचपन में जब मेरी दादी और मेरी माँ जी वो चाकी चलाती थी और जी। हम बहुत छोटे थे, तो हम उनकी लैप में, उनकी गोदी में सोए रहते थे। और वो ये सब चाकी चलाते वक्त जी थकान न आए या संभवतया उनको ऐसा ये श्रम तंग न करे, जी, इसलिए वो हरजस या कुछ न कुछ गीत जो है वो गाया गुनगुनाती करती थी। जी तो वो जितना गीत गाती थी उन दिनों हमें ये तो समझ में नहीं आता था कि वो उनके शब्द क्या हैं, उसके बोल क्या हैं, लेकिन वो जो उसकी जो ध्वनि थी, उसका जो संगीत था जी वो हमारे कानों में गिरा। और तब से ही मुझे लगा कि एक हमारे अवचेतन में एक नया बीज का प्रादुर्भाव हुआ है। और क्योंकि वो बहुत बाद में जाकर के प्रस्फुटित होता है, पहले तो आपको पता ही नहीं लगता। जी फिर मेरे दादा जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन गांव में जब हताई होती है ना, हताई पे बैठ करके लोग बातें चीतें करते हैं, तो वो साहित्य की बातें भी किया करते थे। उनको कुछ कहानियाँ या उनको कुछ दोहे या याद थे तो वो सुना दिया करते थे, तो हमें भी याद हो जाता था। जी तो इस दृष्टि से हमें लगा कि अब तब तक हम बिल्कुल कोरे कागज़ थे, हमें ये नहीं पता कि आगे हो जा कर के हम कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। बस सामान्यतः ज़िंदगी चलती रही। फिर स्कूल में गए, फिर यूँ करते करते कॉलेज में आए। जी और कॉलेज में आते वक्त, बल्कि स्कूल में जो सीनियर कक्षाएं थीं उनमें मैं जब कानोड़ में पढ़ता था, तो वहाँ शनिवार के दिन एक स्कूल में के छात्रों की कुछ मीटिंग्स हुआ करती थी। जी तो उसमें कुछ एक हमारे एक जारोली थे वो, और ये सब लोग साहित्य की चर्चा भी किया करते थे। और अच्छी लाइब्रेरी थी उन दिनों, मतलब स्कूल को देखते हुए इतनी बड़ी लाइब्रेरियाँ सामान्यतः हमारे राजस्थान में होती नहीं। जी तो एक तो वो लाइब्रेरी से हमें पढ़ने का शौक़ लगा। जी और हम वो जब जारोली या ये दूसरे लोग जो चर्चाएं करते, तब हमें भी लगता कि नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए। तो हमने 12वीं तक आते आते कई एक हिंदी के, जैसे प्रेमचंद हैं या शरद बाबू हैं बंगाल के, इनको तो हमने वहीं पढ़ डाला। जी तो उससे और समृद्ध होती चली गई वो जो बीजारोपण मुझ में हुआ जी था। जी तो वो क्या है, वो सारा का सारा संवेदना का खेल है मैडम। जी तो वो संवेदना अगर आप में जागृत हो जाती है, जो कि ज़रूरी है, मनुष्य होना का मतलब ही यही है कि वो संवेदना को अपने भीतर पाले। जी क्योंकि कबीर कहते हैं कि सुखिया सह संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जी जी ये जो जागना है और ये जो रोना है, ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो संवेदना से भरा पूरा हो। जी बाकी के सामान्य आदमी तो अपनी रोटी कमाते हैं, खा करते हैं, सो जाते हैं। जी मेरे राजस्थानी में एक अच्छी कहानी है, एक आख्यान है जो मुझे बहुत पसंद है इस अर्थ में, जब जवाब देते वक्त। तो एक शिकारी है, वो जाता है जंगल में और हिरणों को अपनी बांसुरी और उससे रिझाता है, तो और गाता भी है वो जी साथ। तो वो संगीत का ऐसा उस पर असर होता है कि एक मृगी जो है वो चरती चरती वहाँ से सब छोड़ कर करके इधर आ जाती। वो जो ही अपने पास आती कि वो बहेलिया, वो जो शिकारी है, वो उसे तीर मार देता। जी वो मरणासन है जी जी। लेकिन उसी समय, अब ये कवियों की कल्पना है, वो क्या कहा होगा, उसने कौन सी भाषा में अपना संवाद किया होगा, पर वो जो अभी जो प्रचलित है वो दोहे के फॉर्म में है। उसने ये कहा कि अण समझा छापर चरे जी और समझा लागे बाण, कि जो नहीं समझने, ना समझ लोग हैं, असंवेदनशील लोग हैं, मेरे ही झुंड वाले,
वो तो आराम से मैदान में चल रहे हैं, जी लेकिन समझ यहाँ लागे बाण, जो इन कलाओं पर रीझने वाला है, जो संवेदना से भरा हुआ है, वो जरूर घायल होगा, उसको बाण लगेगा। जी फिर भी वो आगे कहती है कि गाय सुहागिन हालरो जब लग घट में प्राण, कि लेकिन बस अब तुम बंद मत हो, अब मैं जब तक मैं मरनासन हूँ तो मैं जल्दी मर जाऊंगी, लेकिन थोड़ा हालरिया सुनाओ। उसके पेट में बच्चा था, हमला थी वो, तो उसने कहा कि थोड़ा हालरिया सुनाओ, तो शायद कोई संगीत का संस्कार अवचेतन में उस बच्चे, उस मृग के दिमाग में भी आ जाए जी और इसलिए मेरा मरना सार्थक हो जाए, मुझे व्यर्थ ने मरना मेरा यहीं नहीं जाए। तो ये सारी स्थितियाँ ये बताती हमने कि जो अणसमझा है वो तो सारे संसार में कबीर जैसा कहता है वैसे चरते रहेंगे, कमाते रहेंगे, वो अर्थ पिशाच हैं। जी लेकिन मनुष्य होना जो सबसे बड़ी शर्त है, उस मनुष्यता के होने की पहली कसौटी यही है कि वो संवेदनशील होना चाहिए। जी और जो भी संवेदनशील होगा उसको पराये दुख में भी रोना है और खुद के दुख में भी रोना है। जी तो इसलिए वो बार बार उस पीड़ित मानवता के पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है जहाँ कोई नहीं होता। जी तो मैं जब ये देखता हूँ कि जब एक मृगी में, अगर एक हिरनी में ये तासीर है उसके स्वभाव की, तो हम तो मनुष्य हैं जिनके लिए कहा जाता है, चंडीदास ने बांग्ला में कहा सबेर ऊपर मानुष, सबसे ऊंचा मनुष्य है। जी तो ये जब बातें हम जब देखते हैं, तब जब ये समझते हैं कि सबसे ऊपर मानुष है, जब ये समझते हैं कि मनुष्य होना संवेदनशील होना है, तब जा कर करके मुझे लगता है कि कलाओं के अलावा उसके पास में और कोई चारा नहीं होता। कलाओं में संगीत हो सकता है, चित्रकला हो सकती है, कई फाइन कलाएं हो सकती हैं, साहित्य हो सकता है, कविता हो सकती है। तो मेरे हिस्से शुरू में, आरंभ में कविता ने मेरा साथ दिया। जी जी तो आपका सुनकर ये तो समझ में आ रहा है कि कार्य कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हम अपनाएं, लेकिन हमारा संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। हमें ये समझाइए कि हमारा जो राजपूताना यानी हमारी जो वसुंधरा राजस्थान जो है, यूँ तो कहने को मरुधरा है, लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो ये बहुत सरस धरा है। और इस सरस धरा को धनी बनाया है आप जैसे साहित्यकारों ने, आप जैसे संगीत में रुचि रखने वाले लोगों ने। तो हमें ये बताइए डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अजमेर शरीफ में गुजारा, और अजमेर को कहते हैं कि वो बौद्धिक रूप से वहाँ पर हमेशा से उसकी आबो हवा में ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पे बौद्धिकता का विकास बहुत हुआ और बहुत जाने माने लोग अजमेर से निकले। आप वहाँ के अजमेर की एक शान है, तो बताइए अजमेर शहर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वहाँ का जो सांस्कृतिक वैभव है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि कविता ने मेरा साथ दिया, और ये कविता प्रकट हुई जब मैं कॉलेज में आया, और मेरे कुछ साथी थे, कुछ उर्दू में लिखने वाले मित्र भी थे, कुछ हिंदी में लिखने वाले मित्र भी थे, और उन दिनों में ख़ासकर हिंदी में लिखा करता था जी। तो हम लोग सायंकाल हम चेतक सर्कल पर मिलते, किसी चाय की दुकान पर बैठ कर करके एक दूसरे की रचनाएं सुनते, और यूँ करते 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 मेरे भीतर का जो कवि था वो मैच्योर होता रहा जी। वो ये भी एक सौभाग्य है कि उदयपुर की आकाशवाणी ने नंद चतुर्वेदी के कहने से यंग टैलेंट की सर्च के लिए, खोज के लिए जी। उन्होंने एक आयोजन किया विद्या भवन में जी। और मुझे ठीक ठीक स्मरण है, मैंने भी उसमें एक कविता सुनाई थी, और वो जो ही ख़त्म हुआ तो उन्होंने सब ने सर्वसम्मति से कहा कि ये देवल जो है, इसकी कविता जो है ये अच्छी कोटि की है। तो ये इस बात की और तायद हो गई, इस बात ये और पक्का हो गया कि हम इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। जी। फिर मैं वहाँ से जोधपुर चला गया, और जोधपुर से फिर मैं जब अजमेर आया 1975 में, तो अजमेर मेरे लिए बिल्कुल नया था जी। और क्या है कि बाकी के राजस्थान के कई शहर जो ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति के साथ में जड़मूल रूप से बद्ध हैं, वो उनसे उनकी संस्कृति के कैप्सूल से वो बाहर नहीं निकलते। बीकानेर है, जोधपुर है, अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो
जब मैं वहाँ गया तो अजमेर को मैंने बिल्कुल ही अलग, जैसे परंपरागत जो शहर होते हैं उनसे बिल्कुल अलग पाया। एक तो वो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन जगह थी जी जहाँ सब धर्म के लोग रहते थे। वहाँ ईसाई थे, मुसलमान भाई थे, हिंदू थे, पारसी भी थे, और इस तरह से कॉस्मोपॉलिटन जगह थी। तो वहाँ पर कोई एक खास संप्रदाय का कोई दबाव नहीं था। जी और ऐसी स्थितियों में जब हम लोगों ने, मित्रों ने, अब जो जैसा एक हमारे यहाँ बड़ी वैसी कहावत है कि अफीमची को ढूंढ लेता है, जी। ठीक इसी तरह साहित्य में भी चलता है कि कवि कवि को ढूंढ लेता है। तो वहाँ की एक छोटी सी मंडली बन गई। वहाँ से एक अखबार निकलता था, प्रकाश जैन निकालते थे, लहर। जी और लहर उन दिनों इतना महत्वपूर्ण अखबार था कि उसमें छपना या उसमें लिखना इस बात की गारंटी होता था कि वो आप उस साहित्य में, हिंदी साहित्य में आप स्थापित हो गए। जी तो उनसे भी हमारा राब्ता रहा, फिर दोस्तों के साथ वो रहा। फिर धीरे धीरे सन 80 में हमने एक वहाँ संस्था बनाई, जी चारण साहित्य शोध संस्थान, जी और वो अभी है संस्थान। और उसके लिए हमने पुराने राजस्थानी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पांडुलिपियाँ हैं उनको इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम बनाया, और उसमें हमने लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 600 गांवों में गए, और 3000 से अधिक पांडुलिपियाँ हम लोगों ने इकट्ठी की। जी तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक बात आपसे पहले ये बताना भूल गया जी कि मैं एक ऐसे जंक्शन पर आया कि जहाँ से मुझे ये निर्णय लेना था कि मेरा माध्यम क्या हो, लिखने का माध्यम क्या हो। जी भाषा। तब मैंने विजयदान देथा और कोमल कोठारी के संपर्क में जब मैं आया, 1 वर्ष तक मैं उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। तो मुझे लगा कि 1973 में रूपायन संस्थान में, जब मुझे लगा कि ऐसे इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ से शहर छोड़ के गांव में बैठे हैं, और एक लोक कथाएं पर काम कर रहा है, एक लोक कलाओं पर काम कर रहा है, जी। और उनको कोई इस किस्म की कोई ऐसा बोध नहीं है उनमें कि वो कोई मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हों। उनको वो बहुत ही लीन रहते थे उसके अंदर। तो जब मैंने कई बार मेरी उनसे बहस हुई कोमल जी से, मैं कहा आप हिंदी भी जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, जी भी हिंदी तो खैर बहुत ही अच्छा जानते थे, दोनों भाषाओं में लिखते थे। तो उन्होंने कहा आपको ऐसा क्या चीज़ है जो ये खींचती है इसको। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप पूरे ढंग से ये जो अज्ञान आपका हटेगा नहीं, तब तक आप नहीं जान पाओगे कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। जी। और मातृभाषा में लिखे बिना या मातृभाषा में सोचे बिना कोई भी बड़ा लेखक हो जाए ये संभावना भी नहीं है। जी। अगर आपको रविंद्रनाथ होना है तो आपको बांग्ला में लिखना होगा। अगर आप शरद चंद्र बनना चाहते हैं तो दूसरी भाषा में लिख करके आप शरद चंद्र नहीं हो सकते। जी। आप गालिब बनना है आपको तो वो उनको अपनी भाषा में, रेखता में और उसमें उर्दू में लिखना पड़ेगा, जी। फारसी को छोड़ करके भी। जी। तो ऐसी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। इसलिए क्या है कि आपको वो जो मादरे ज़बान जो कि वो ही आपका सर्वाधिक साथ देती है एक्सप्रेशन में। आप अनुभव कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति को जब प्रकट करते हैं तब आपका जो साथ देती है वो सबसे ज़्यादा आपकी मादरे ज़बान, या जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा के बिना कोई दूसरा टोटका ही नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप अगर दूसरी भाषा में लिख रहे होते हैं तब आप एक अलग किस्म के अनुभव से निकलते हैं कि आपका अनुभव जो हो रहा है वो तो मातृभाषा में हो रहा है, और अगर आप अपने आप को बयान अगर दूसरी भाषा में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद अपना लिखे हुए को अनुवादित कर रहे हैं। जी। जी। और वो मौलिक से ज़रा हट कर होता है। जी। तो इसलिए अगर आपको मौलिक ही लिखना है, न पढ़ें ज़्यादा लोग, कोई बात नहीं, इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़ कर करके दूसरे की तलाश में जाना ठीक उस तरह का है कि जैसे किसी माँ को ठुकरा कर करके हम दूध पिलाने वाली धाय की शरण में चले जाएं। जी। जी। वो जीवन तो दे सकती है जी। लेकिन माँ जो देगी वो बात वो धाय नहीं दे सकती। जी। इसलिए सारे के सारे, चाहे मेरा दागिस्तान बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी, रसूल हमज़ा तो उन्हें रूस के बड़े लेखक हैं,
उन्होंने तो साफ साफ ये बात अपनी किताब में सिद्ध कर दी जी कि इसके बिना कोई चारा ही नहीं है मातृभाषा के अलावा। और उसने कहा कि वो उसमें वहाँ उनकी अपनी भाषा में, दागिस्तान की भाषा में उन्होंने कहा कि औरतें कर्ज करती हैं, गालियाँ देती हैं, तब वो ये कहते हैं तुझसे तेरी मादरी जवान तू भूल जाए। अब ये सबसे बड़ी गाली है वहाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ कई एक कारण रहे उसके कि आपको नौकरी करनी होती है, आपको और कुछ करना होता है, तो दूसरी दीगर भाषाएं जानना ज़रूरी है। लेकिन आप दूसरे काम करने के लिए दीगर भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साहित्य का काम करना है और उसमें भी विशेषकर कविता लिखनी, तो कविता मातृभाषा के अलावा नहीं लिखी जा सकती। तो मैंने एक ही निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं स्थापित लेखक बनूं न बनूं, कहलाऊं न कहलाऊं, लेकिन अपनी भाषा में लिखूंगा जी। तो उसके बाद मैं हिंदी और राजस्थानी के जो 2 रास्ते थे वो उनमें से वो छोड़ करके मैं राजस्थानी की तरफ आ गया। और ये जिसका कि मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अजमेर में वो संस्थान बनाया, उसके पीछे भी मकसद यही था कि जो पुरानी राजस्थानी है उसके जो ग्रंथ हैं उनको जब तक हम लाएंगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं जी। आज सामान्य लोगों को, आकाशवाणी के भी सारे लोगों में से मैं किसी से पूछ लूँ तो एक नाम बोलेंगे, पृथ्वीराज रासो, बाकी नहीं बता सकेंगे। जी जी। तो उसके कारण है क्योंकि हमारे दैनंदिन जीवन में, रूटीन में ये कहीं काम में नहीं आते। हमारे कोर्सेज में पहले सिलेबस वगैरह हम हुआ करते थे, जी जी, फिर वो धीरे धीरे हट से गए। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। थोड़ा सा आपके लेखन के क्षेत्र में हम गौर करेंगे। आपने राजस्थानी भाषा में तो लिखा ही है, इतना मन को छूती है आपकी हर कृति। हिंदी भाषा की बात करें तो आपने बोलो माधवी जी, जिसमें आपने नारी विमर्श की बात की है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप नारी के बारे में जिस तरह की परिकल्पना आपका दिमाग करता है हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, इसमें भी एक चीज़ पहले मैं आपसे साझा कर लूँ कि ये 79 का वर्ष था जी कि 77 में मेरी पहली किताब जो थी पागी नाम से राजस्थानी में छपी, और उसे 79 में 2 साल बाद दिल्ली का साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार का, वो पुरस्कार उस किताब को मिल गया। जी। अब हम उन दिनों थोड़े कम उम्र थी, 30 साल की उम्र कोई बहुत मैच्योर उम्र नहीं होती जी। तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, और फिर पता नहीं क्या है वो अजीब तरह की स्थितियाँ थी। 2011 में तो आपने पद्मश्री ले लिया, कितनी अच्छी बात। 79 की बात जी जी, ये तो बहुत पहले तो हो गई। उन दिनों मुझे कोमल जी ने और बिज्जी ने जब आपस में जब वो बात कर रहे थे मेरे सिलसिले में, जी, तो उन्होंने एक बात कही कि ये इतना जल्दी इनको ये पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं क्या, लोग तो खुश होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए कि अब क्या है कि लोग सामान्यतः थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है तो उसके बाद वो लिखना छोड़ देते हैं। ठीक उसी दिन मैंने फिर मन ही मन ये प्रण लिया कि ये जो कह रहे हैं इस बात को मैं सत्य नहीं होने दूंगा, और मैं लगातार मुतवातिर अपनी ही भाषा में और अपनी ज़बान में लिखता रहूँगा। जी। उसके बाद मेरी एक किताब आई, उसके लिए मैंने बिजदान देथा से कहा कावड़, पागी के बाद कावड़। पागी का अर्थ होता है जो फुटप्रिंट को, अपने जैसे चोर कोई जानवर चुरा के ले जाएं तो रेगिस्तान में ऊँट के पाँवों को पहचानने वाले लोग होते थे, वो ढूंढ लेते थे कि ये ऊँट इधर गया है। जी जी जी। अभी एक फिल्म भी आई है पागी पर नाम से, तो वो था। तो मुझे लगा कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था गुजरी है, इसका कोई सीधी आकार तो हमारे सामने है नहीं, सिर्फ ये कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं। जिस तरह से बिल्ली शिकार कर करके चली गई हो और वो कुछ खून के उसके पग के निशान, पाँव के निशान जी। तो उसके बाद में जो मेरा दूसरा संकलन आया उसमें कावड़ में भी कुछ चित्र होते हैं। तो उसकी भूमिका के लिए मैंने जब बिजदान देथा से आग्रह किया कि आप मेरी भूमिका लिख दें, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो कहानी लिखता हूँ, मैं क्यों कविता में करूँगा। फिर भी बड़ा इधर से उधर मना करते। मैंने कहा नहीं, आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक मैं इस किताब को छपाऊँगा नहीं। खैर बहरहाल एक बार वो बीमार थे, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुझे जी, और उस चिट्ठी में ये लिखा कि क्यों क्यों और फ़कत क्यों, क्यों क्यों और क्यों। आप क्यों लिखते हैं जी? क्या आप पुरस्कार की आशा में लिखते हैं?
क्या आप सब लोगों की नज़रों में आ जाएंगे उसके लिए लिख रहे हैं, जी या आप ये भीड़ में से अपना चेहरा अलग से प्रकट करना चाहते हैं? जी ऐसा क्या कारण है कि जब तक आप क्यों लिखते हैं? सवेरे उठते ही बासी मुंह अपने आप से 3 बार पूछें कि आप क्यों लिखते हैं। मान लीजिए कि कल कोई एक डिक्टेटर तानाशाह ऐसा हो जाए और वो ये कह दे कि जो कविता लिखेगा उसको 100 कोड़े की सज़ा मिलेगी, तो कितने लोग हैं जो कोड़े खाने के लिए तैयार होंगे? जी लेकिन उन्होंने कहा कि साहित्य का धर्म यह है, जैसे मीरा को जहर पीना पड़ता है अपने साहित्य के लिए, सुकरात को अपना जहर पीना पड़ता है, जैक लंदन गोली मारते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी ऐसा करना पड़ता है, अल्बेर कामू को बहुत तेज़ कार चला कर करके एक्सीडेंट कर करके मरना होता है। तो वो ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, वो ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जब एक लेखक, इनके बिना, उनके लिए लिखना, अगस्तिनो नेतो थे, तो उनको उसकी सत्ता ने गोली मारी लिखने के लिए। ऐसे कई लोग हैं, आपको गैलीलियो का केस है, गैलीलियो को सजा हुई, जी लेकिन वो अपनी बात से उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती बिल्कुल है, बिल्कुल। और तब तक प्रचलित था कि सूर्य घूमता, तो उसको सजा हुई, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, ठीक है सजा तुम्हारा काम है, तुम सजा दे दो। तो इन बातों ने बिजरान जी के उस सवाल से, और मुझे ये लगता रहा बाद में कि मैं, और जैसे किसी कपड़े पर अपन रंग डालें और थोड़ा देर तक डिप रह जाए कलर में तो ज़्यादा गहरा कलर हो जाता है, तो ठीक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अनुभवों में भी कविता के प्रति, अपने साहित्य के प्रति एक संघर्ष करने की एक मन में एक उमंग पैदा हुई जी और मुझे लगा कि नहीं, ये साहित्य का कर्म इतना आसान नहीं है। जी लेकिन फिर भी मेरी बनती कोशिश ये रही कि तब तक मैं दोनों भाषाओं में लिख रहा हूँ। जी और ये आप जो कह रहे हैं, ये किताब आई थी 90 के आसपास, जी और ये एक महाभारत की एक बहुत अच्छा आख्यान था। तो उस आख्यान के अंदर से इस नायिका को उठाया मैंने, माधवी को, और उसमें माधवी से पूछा ही नहीं जाता और सारी सब कुछ चीज़ें जो माधवी पर लाद दी जाती हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि बोलो माधवी। और माधवी उस समय मेरे सामने पूरे हिंदुस्तान की प्रतीक रूप में नारी थी, जो बोलती नहीं है, जिसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। देखिए, एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, बहुत छोटे में, कि वो जब बच्ची होती है तब डॉटर ऑफ होती है, फिर स्कूल में पढ़ने जाती है, अगर उसका भाई साथ पढ़ता है तो वो सिस्टर ऑफ हो जाती है, फिर मंगेतर, किसकी मंगेतर है उससे जाने आ जाता है, फिर वाइफ ऑफ माना जाता है। और यहाँ तक कि मेरे देश में अगर पति देव की मृत्यु हो जाए तो विधवा होने के बाद में भी विडो ऑफ कहलाती है। जी। तो आप देखिए, स्त्री की अपनी क्या अस्मिता है यहाँ, और फिर उसके बाद में किसकी माँ है, ये उसकी पहचान आ जाती है। जी। तो अब उसकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो मैंने उस कविता में यही कहा कि मैं अपने देश भारत में तुझे क्या संबोधन देकर तेरी कथा कहूँ। जी। और इस तरह से बोलो माधवी आया, और उसको साहित्य अकेडमी उदयपुर का सबसे बड़ा सम्मान मीरा पुरस्कार मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने उसकी कदर की। जी, बहुत अच्छा आपने सोचा नारी के बारे में। और अब जो नारी अपनी खुद की पहचान के लिए जो उसने एक जंग जारी की है, अब आज के परिप्रेक्ष्य में तस्वीर काफ़ी बदली है। आपने ये पुस्तक जब लिखी थी तब और अब आपको लगता है कि अब परिवर्तन आ रहा है? देखिए, सवाल परिवर्तन तो आना ही है जी। ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, ज्यों ज्यों हमारा आधुनिकरण और शहरीकरण बढ़ेगा, तो ये सब तो होना, लेकिन किस अनुपात में हो रहा है। अभी भी राजस्थान की इमेज, राजस्थान में 75% महिलाएं जो हैं, आप तो शहर में रहती हैं, बाकी आपको घूंघट में आवेष्टित नजर आएंगी। आज की तारीख तक 75% स्त्रियां घूंघट निकालती हैं। जी। सर्वाधिक उनमें से अनपढ़ हैं। जी। और ऊपर से कोड में खाज, जिसको हम मुहावरे में कहते हैं, वो ये कि राजस्थान पर एक ऐसे लेबल लग गए हैं जी कि ये दिवराला सती कांड हुआ, जी। अब हमारे यहाँ सती का महिमा मंडन हो रहा है। जी। ये तो स्त्री, मैं मान रहा हूँ आप कह रहे हैं कि वो स्थितियाँ नहीं है, लेकिन क्या बदलेंगी? हम लोग अभी, जैसे एक आदमी बहुत गहरे कुएं में से हो और आप वहाँ से निकलना चालू करें, आप कहें कि हाँ कुएं से निकल रहे हैं,
लेकिन बाहर तक नहीं आए अभी तक, तो थोड़ी सी शुरुआत हुई है। जी जो जो और शिक्षा बढ़े, वो आत्मनिर्भर बने और तब जा कर करके अपने पाँव पर खड़ी होंगी, अपने डिसीजन वो खुद ले पाएँ। ऐसी स्थिति जब आए, हमारे यहाँ पर अच्छी सरकारें भी आई जिन्होंने कहा कि बोर्ड में उसकी माँ का नाम लिखिए। जी देखिए, दो तरह का समाज है, एक तो पेट्रियोटिकल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज, एक मातृ सत्तात्मक समाज है। तो हमें लगता है महाभारत के बाद में इस मातृ सत्तात्मक समाज, जहाँ की कौंतेय नाम आता है कुंती के पुत्र के रूप में, जी बाकी तो सब जगह ऐसा कहीं नाम ही नहीं आता। जी कौशल्या क्या, ये ऐसा कोई संबोधन हमें मिलता नहीं। जी तो ऐसी स्थिति में कि हम लोग क्या वापस वही एक स्थिति है जिसकी तरफ हमें लौटना चाहिए। चाहे हम कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो हमारा संदेश ये होना चाहिए कि हम स्त्री जो हाशिए पर है, दलित जो हाशिए पर है, अनटचेबल्स जिनको हम कहते थे वो भी हाशिए पर है, गरीब वो भी हाशिए पर है। तो इन हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी राइटिंग के बहाने अपने उन अनुभवों से को लेकर करके उन्हें मुख्य धारा में लाने की चेष्टा करें जी, या उन्हें दूर से रास्ता बताएं कि ये रास्ता भी तुम्हारे लिए है। जी जी, श्रोताओं को हम बता दें कि आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी से। आप पद्मश्री हैं और आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी ज़ुबानी जो कुछ भी अभी बयां हो रहा है, एक एक विषय कितना ठोस निष्कर्ष हम निकाल पा रहे हैं, किस तरह से ये समाज को इतना नज़दीक से देख रहे हैं, परख रहे हैं, और इनकी कलम उसी के हिसाब से चल रही है। चलते चलते हम पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी, प्रश्न बहुत से उठ रहे हैं दिमाग में, जी भी नहीं चाह रहा कि इस वार्तालाप को कहीं विराम दिया जाए, लेकिन फिर भी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप राजस्थानी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, आप अपनी इस भाषा को, जिसको आप अपनी मातृभाषा कहते हैं, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसा भविष्य इसका देखते हैं? देखिए, मैंने लगभग अभी में सन 70 से लिखना शुरू किया है, तो 51 वर्ष या 52 वर्ष के करीब होता है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से आज आपके सामने ये बात स्वीकार कर सकता हूँ कि मैंने सर्वाधिक समय अपने जीवन का, अपने दिन का सर्वाधिक समय राजस्थानी के बारे में सोचते हुए ही बिताया है। जी, सोते जागते उठते उन्होंने राजस्थानी में को कैसे समृद्ध करें, उसके 4 तरीके थे। एक तो मैं राजस्थानी में सृजन करूं, जो मैंने किया, करीब मेरे 14 के करीब मेरे कविता संकलन है। फिर मुझे लगा कि कोई जो विश्व में अच्छा साहित्य है या दूसरी भाषाओं का जो अच्छा साहित्य है वो मेरी भाषा में आना चाहिए, जिससे मेरी भाषा भी समृद्ध हो। तब मैंने अनुवाद किया और लगभग हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण कवियों को मैं राजस्थानी में लाया हूँ। उड़िया में से सीताकांत महापात्र को लाया, रमाकांत रथ को लाया। आप देखें, उर्दू में मैंने अभी शीनकाफ निज़ाम को अनुवादित किया है। जी जी। एन गोपी को मैंने तेलुगु से किया। बांग्ला में मैंने जाते दुरई जाई सुभाष बाबू को अनुवाद किया। गुजराती में जटायु अनुवाद किया। पंजाबी में से ना दुप्पे ना छावें ये अनुवाद किया हरभजन सिंह जी का। और इसके अलावा मुझे लगा कि विश्व क्लासिक जो हैं उनमें से सबसे बड़ा 1865 का एक उपन्यास था जो 10 बढ़िया उपन्यासों में एक सही के तक चलता रहा, 100 वर्ष तक। वो था फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट। मैंने वो 750 पेज का उपन्यास है, उसको मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया। फिर मुझे सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण एक नाटक लगता था सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर द गोडो, उसको मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया। तो इस तरह से खुद लिखा, अनुवाद किया। फिर जो मेरी भाषा में श्रेष्ठ था उसको मैंने हिंदी के माध्यम से उसकी टीका कर करके और उसको मैं सामने लाया। और उसका सबसे बड़ा काम मैं मतलब टचवुड, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन वो है जी। मैंने सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर का हिंदी गद्य में अनुवाद क्या बात, और उसके 9 वॉल्यूम में 7,500 पेज हैं। और वो महाभारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी किताब है जी। साहित्य अकादमी ने उसे छापा जी। इस तरह से राजस्थानी में कुछ महाभारतें थी, पांडव सिंधु चंद्रिका थी, वीर विनोद था। इनको सबको मैंने हिंदी में लोगों को समझाने के लिए, तो जो मेरी भाषा में श्रेष्ठ है वो मैं दूसरे लोगों को ये बताने के लिए कि देखो मेरी भाषा में ये भी है जी। तो तीसरा काम ये किया
जी चौथा काम होता है अपनी भाषा के लिए हेजिटेशन। तो वो हम प्रतिवर्ष भाषा दिवस के दिन ये सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार समझ नहीं रही है कि 70 वर्षों से आपने एक भाषा को मरने के लिए एक बास्केट में डाल दिया है, आप उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप या तो समझ नहीं रहे हैं और या आप अनजाने में इतना बड़ा काम, इतना बड़ा दोष का काम कर रहे हैं कि आप एक जीवित कल्चर जो सैकड़ों हजारों सालों से जो हमारे बीच में थी उसको आप नष्ट करना चाहते हैं। मैं आपका एक सवाल जो बीच में रह गया वो बताना चाह रहा हूँ जी। और मैं जब ये बात कहता हूँ तो उसका मानी यही है कि राजस्थान, जिसके लिए आपने भी कहा कि डेजर्ट है, हम सब मानते हैं, वर्षा की अभी भी अकाल है जी, हर तीसरे साल अकाल पड़ता है जी। फिर भी वो क्या ताकत है राजस्थान के निवासियों की कि वो इन अकालों को, 3-3 साल के अकालों को, 10-10 साल के अकालों को यूं हवा में उखाड़ करके फेंक देते हैं जी। ये जो जीवट कहाँ से आता है? ये जब कुदरत ने हमारे साथ अन्याय किया बरसात पूरी नहीं होने के कारण, तो इस अन्याय को मिटाने के लिए आप देखेंगे मेरे राजस्थान में स्त्रियों के कपड़ों के रंग और पगड़ियों के रंग देख लें तो पूरे हिंदुस्तान में इतने रंग आपको कहीं नहीं मिलेंगे जी। और जितने फूल उनके परिधान में आपको दिखते हैं, आप उनके गहनों में दिखते हैं, और यहाँ तक कि आप कभी जैसलमेर या वहाँ जाएं या आमेर जाएं तो आपको पता लगेगा कि पत्थर में भी उन्होंने उन फूलों को नक्काशी के द्वारा उसको जीवित कर दिया। ये जीवित वो है कि अरे कुदरत, अगर तूने हमें फूल नहीं दिए, तूने हमें रंग बिरंगा नहीं बनाया, फिर भी हमारे में तो ये कुव्वत है कि हम अपने आप को, क्योंकि एक सौंदर्य के बिना तो लोग जी नहीं सकते। तो इसलिए भले डेजर्ट हो या कुछ भी हो, बड़ी वेरीग्रीज है हमारे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मनुष्य ने, यहाँ की संस्कृति ने इसे अब तक उससे बराबर मुकाबला किया। इसलिए कहता हूँ ये भाषा मैं इससे पसंद करता हूँ, इसलिए ये भाषा अच्छी नहीं, ये नहीं कहता। मैं ये कहता है एक तो अव्वल तो कोई भी मातृभाषा बुरी होती ही नहीं है जी, कोई भी जी। भले मेरे आदिवासी समाज के जैसे गरासिया समाज है, अगर वो गरासिया समाज के कुछ एक 1000 लोग जो एक भाषा बोलते हैं, एक लोकतंत्र में सबकी व्यवस्था होनी चाहिए जी कि वो भाषा जीवित रहे, वो फले फूले, उसके विकास करने के लिए आपको साधन मुहैया करना पड़ेगा जी। क्योंकि सड़क बनाना या बांध बना देना या बिजली ला देना ये विकास नहीं होता जी। जो मनुष्य का विकास है, जो भीतरी विकास है, वो उसकी संस्कृति का विकास है जी। वो उसकी सभ्यता का विकास है जी। वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये टेंजिबल और इंटेंजिबल जो दो तरीके जो चीज़ें होती है ये उस तरह का विकास होकर के रह जाएगा। इसलिए मैं बार बार सरकार से भी आग्रह करता हूँ, अपने मित्रों से, अपने पाठकों से, सबसे, कि बनती कोशिश इस भाषा को, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यही भाषा सीख लें, लेकिन इसको मरने न दें, सब भाषाओं का जानना अच्छा है जी। तो श्रोताओं, आज इनसे मिले कार्यक्रम में आप रूबरू हुए पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल से, और आपको सुनकर लगता है चंद्र प्रकाश जी कि आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म से अगर हम कोई मनोकामना आज करना चाहेंगे तो वो ये कि साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति जो आपका लगाव है, आपकी जो साधना, आराधना, उपासना है, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और इसी तरह ये जारी रहे। और आपने जो संस्कृति की बात की कि विकास तभी संभव है जब हम संस्कृति का विकास करें और इस संस्कृति को जिंदा रखें, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने अपनी बात को रखा हमारे श्रोताओं के सामने। आज आपकी बहुत से जीवन के पहलुओं को हमने जाना, पहचाना, और हमें पता है कि आज आपके सम्मान की जो बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी तो जिक्र ही नहीं हो सकता लेकिन हमारे मन में आपके सम्मान के लिए पूरा सम्मान है। आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे साथ आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपको हम देते हैं बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर कितना सीखते हैं, आपको तो सुनते ही रहे आपको सुनते ही। मैंने कहा था ना जी समय का सर। अरे रामजी लाल जी, इस रिकॉर्डिंग को एज इट इज रखिएगा, इनसे मिलिए, मैं बजा लीजिए, फिर मैं इसी को शख्सियत में कर दूंगी तो पूरे स्टेट हुकअप पे भी चला जाएगा सर का, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। देखिए क्या है, बिजी एक बात कहते थे जी, वो ये कहते थे कि इंटरव्यू देना मुश्किल नहीं है जी,
सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इंटरव्यू लेने वाले को चाहिए जी। कि वो क्या पूछेगा। जी जी हाँ। जी वो इसीलिए सर आप मेरे परफॉर्मेंस से मैं नहीं नाखुश तो नहीं है सर? ना, ना, क्योंकि सर ऐसा आपको कुछ हाँ, नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी लिमिटेशन भी मैं जानता जी, हूँ जी। कि भाई ये सब जानकारियां होती है और ये सब आपके पढ़े हुए होते हैं, तब जी, तो अलग हाँ, बात है, वो जी, नए सवाल जी, होते हैं जी, और जी, तरह के जी, सवाल जी, होते जी, जी। हैं। पर ठीक है, हाँ। जो सामान्यतः जो हमारे पाठकों को या हमारे श्रोताओं को सर हमारे हाँ, श्रोताओं बेसिकली का, हाँ, उनका उन्हीं को हम सरोकार टारगेट यहाँ और तरह के, बिल्कुल। टारगेट ऑडियंस अगर ये साहित्य में बिल्कुल। जाता ना सर हाँ, आपका वो तब अलग तो हम बात पूरा है। साहित्यिक पुट रखते। अब ये हमने थोड़ा सा मिला ना, जुला ये इसलिए बिल्कुल किया ठीक है। कि ये एक आम श्रोता को भी हिट करे ये आपकी श्रोताओं के लिए बहुत जी जरूरी है। जी आपकी शख्सियत को वो पहचाने, कैसा आपका केमिस्ट्री फिजिक्स के फॉर्मूले। अच्छा हमारा और रामजी लाल का तीनों का एक फोटो ले लो प्लीज। रामजी लाल जी आप रामकरण सर के पास ले जाएंगे? हैं सर? यहाँ की बताना पड़ेगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा इसके बाद जाएंगे जी जी हाँ अब आ रही है जी जी। तो पहले फोटो खींच लो जल्दी से। शिवाली तुम फोन कर उठा सकते थे, चलो बोलो आप। भाई सर आप लोग तो संस्था है अपने आप में, आपकी तो सीरीज चलनी चाहिए भाई। आज आपके राजस्थान साहित्य, फिर एक दिन आपका हिंदी साहित्य में योगदान, फिर एक बार आपका पर्सनालिटी बेस्ड। बहुत बढ़िया।